हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य अध्यापक में। मेरा नाम है पूजा और जैसा कि आप सबको पता है हमने एनआईओएस की सीरीज़ स्टार्ट की थी। एनआईओएस की सीरीज़ में हमने कोर्स लिया था 502 और उसका ब्लॉक 1 हम लोगों ने लिया था, जिसकी चारों यूनिट 1 2 3 4 चारों यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अब इसके बाद एक ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इनको सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत भी, तो आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के चयन का वास्तविक आधार क्या होता है। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि अगर कोई टीचर अपनी कोई मेथडोलॉजी चुनता है या उसको अप्लाई करना चाहता है तो किस बेसिस पे अपनी मेथड्स को चूज़ करेगा। ठीक है, जो डिफरेंट टीचर्स हैं वो अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं, तो क्या ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से उनके मेथड्स जो है जो वो चेंज हो जाते हैं। तो क्या सामग्री की उपलब्धता, ये एक रीज़न हो सकता है बिल्कुल। शिक्षक का बच्चों के प्रति उनके रवैये में भिन्नता, ठीक है, क्या ये हो सकता है। दूसरा है पाठ का विस्तार, कि पाठ बड़ा है या छोटा है, क्या इस बेसिस पे हो सकता है। और प्रकरण मतलब टॉपिक। तो अब आप ये देखिए ये चारों ही जो चीज़ें हैं वो हमारी डिपेंड करती है। इन चारों चीज़ों की वजह से हमारी जो मेथड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। कई बार टॉपिक टू टॉपिक हमें मेथड्स अपने चेंज करने पड़ते हैं, यानी जिसको प्रकरण हम कह रहे हैं। ठीक है, अगर चैप्टर बहुत लंबा है तो हमें लेक्चर मेथड पे आना पड़ता है कई बार। ठीक है, और अगर मैं ये देखूं कि सामग्री की उपलब्धता, अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉपर टीएलएम, या जिसको आजकल हम लोग एलटीएम भी बोलने लगे हैं, ठीक है, प्रॉपर लर्निंग टीचिंग मटेरियल ही नहीं है, तो आप किस तरीके से कोई एक मेथड को आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप ये देखिए चारों ही आंसर्स हमारे ऐसे लग रहे हैं कि चारों ही आंसर्स हो सकते हैं, बट इसका बेसिक सा जो देखिए सबसे ज़्यादा क्या डिपेंड करता है, क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से एक टीचर का मेथड चेंज हो जाता है। तो हमने पढ़ा था कि या तो जो अप्रोच है वो कैसी लेगा टीचर, या तो वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगा या वो टीचर सेंटर्ड होगा। टीचर सेंटर्ड कब लेगा, जब उसको लगेगा कि भाई बच्चों में कैपेसिटी नहीं है और बच्चे अपनी नॉलेज को इवॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तब वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच को ले लेगा। और जब उसको लगेगा कि नहीं बट बच्चों में कैपेसिटी है, तो वो क्या करेगा, जो है स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्निक को यूज़ करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, शिक्षक का बच्चों के प्रति उनके रवैये में भिन्नता। मतलब शिक्षक क्या सोचता है, पूर्व धारणा कर लेता है कि बच्चों के अंदर ये चीज़ है तो मैं ये मेथड यूज़ करूँगा, और अगर कैपेसिटी नहीं है तो मैं दूसरा मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चे अधिगम को आत्मसात करते हैं जब। छोटे बच्चे लर्निंग कैसे करते हैं, अब छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको उनको लर्निंग कैसे कराई जा सकती है। निरंतर ड्रिल करवाएं, बिल्कुल इस तरीके से भी करवा सकते हैं। अधिगम प्रक्रिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, ये भी हो सकता है। अधिगम अर्थपूर्ण हो, शिक्षक का गणवेश प्रभावी हो। देखिए ये वाला जो आंसर है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। टीचर के यूनिफॉर्म या ड्रेस से मतलब बच्चों की लर्निंग का कोई इतना बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अब इन तीनों में से देखिए कि क्या बेस्ट हो सकता है। रेगुलर ड्रिल करवा के, जैसे छोटे बच्चों को हम बार बार ड्रिल करवाते रहते हैं ना, कि 1 2 3 4 5 6 40 तक काउंटिंग करवा दी, आज 10 तक काउंटिंग करा दी, फिर 20 तक, इस तरीके से। तो ये तो हो गया रेगुलर ड्रिल, इससे भी बच्चे सीखते हैं। अधिगम प्रक्रिया को छोटे टुकड़ों में बांट कर, मतलब छोटे छोटे अगर स्मॉल पोर्शन अगर बच्चों को हम कराएं तो इसमें भी बच्चे सीखते हैं। और तीसरा है हमारा अधिगम अर्थपूर्ण, अगर हम उनकी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल है तो बच्चे सीख पाएंगे। तो अब आप बताइए इनमें से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा। भैया डी वाला तो हमारा कट ही गया। ठीक है, अब आप बताइए इसमें से बेस्ट आंसर कौन सा होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग बता सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा, देखिए ये भी लग रहा है हमें और ये भी लग रहा है। ठीक है, बट इन दोनों में से देखो, अगर मैं ये कहूँ कि अधिगम को छोटे टुकड़ों में बांटें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उनको कराया जाए, ठीक है, लेकिन आप बताइए इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अधिगम का अर्थपूर्ण, यानी लर्निंग का मीनिंगफुल होना। अगर लर्निंग मीनिंगफुल ही नहीं है तो अननेसेसरी या यूजलेस चीज़ों को आप छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ाओ या बड़े टुकड़ों में बांट के पढ़ाओ, या फिर निरंतर ड्रिल करवाओ। ठीक है,
उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर उनकी लर्निंग मीनिंगफुल बच्चों के लिए नहीं है तो बच्चे नहीं सीख सकते। इसीलिए हम क्या कहेंगे, छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, जब मीनिंग उनकी या जो लर्निंग जो है उनकी वो मीनिंगफुल होगी, तभी बच्चे सीख पाएंगे। तो सेकंड का आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम संभव है यानी लर्निंग कब कैसे संभव हो सकती है, कैसे लर्निंग कर सकते हैं? अभ्यास द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा, स्मरण द्वारा। ठीक है, आपको ये देख करके ये कोई किसी का नाम याद आ रहा है? अभ्यास का नाम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, है ना, ये सब कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको। तो आप ये देखिए कि ये जो अधिगम है, लर्निंग है, वो हमारी किस किस तरीके से हो सकती है? स्मरण द्वारा, क्या मेमोराइज करके हो सकती है, मेमोरी से हो सकती है, अंतर्दृष्टि इनसाइट के थ्रू हो सकती है, या फिर हमारा ट्रायल एंड एरर के थ्रू हो सकती है? अब आप बताइए किस किस तरीके से हम लर्निंग अपनी कर सकते हैं। क्या अभ्यास द्वारा लर्निंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल होगी। इनसाइट के थ्रू हमारी लर्निंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है लर्निंग। स्मरण के द्वारा याद करके चीज़ों को हमारी लर्निंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो ये तीनों ही तरीके हैं जिसके थ्रू हम लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों ही आंसर हमारे सही हो जाएंगे। कि लर्निंग कैसे कैसे संभव है हमारी, हम अपना प्रैक्टिस के थ्रू भी कर सकते हैं, इनसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, और मेमोरी के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ से पढ़ते हैं। दो छात्र कक्षा में एक प्रकरण को सीखने के लिए भिन्न भिन्न गतिविधियों का सहारा लेते हैं। पहला छात्र प्रत्यक्ष गतिविधि के माध्यम से सीखता है, यहाँ पे सीखता है वो हो जाएगा, सीखता है, जबकि दूसरा छात्र शामपट पर लिखा संकेत को आत्मसात करता है और सीखता है। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर दे रही हूँ। दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं। पहला स्टूडेंट क्या है, उसको कोई एक्टिविटी ही चाहिए, एक्टिविटी के थ्रू सीख पाता है। और दूसरा जो बच्चा है वो कैसे सीख लेता है कि ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है उसी को नोट कर लेता है, और उसी से लिखे हुए में से ही बच्चा अपनी लर्निंग कर लेता है। ठीक है, तो एक बच्चा देख करके सीख जा रहा है और दूसरा बच्चा एक्टिविटी के थ्रू सीख रहा है। अब ये जो पूरा सिनेरियो आपके सबके सामने आया, इस सिनेरियो की वजह से आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ, क्या रीज़न है कि ऐसा हुआ? अधिगम की कौन सी विशेषता को बताता है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, प्रक्रिया तो है, सतत है, कंटिन्यूस है, ठीक है, लेकिन क्या ये वाला जो सिनेरियो है ये इस पर कुछ फिट बैठ रहा है कि अलग अलग तरीके से कैसे सीख रहे हैं? अधिगम स्थानांतरणीय है, ट्रांसफरेबल है लर्निंग, बिल्कुल ठीक है। अधिगम सुविचारित है, सुविचारित भी है। अधिगम व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवादी का देखिए मैंने आपको मीनिंग बताया था कि दो इंसान जब एक तरीके से नहीं सीख पाते, ठीक है, दो अलग अलग इंसान हैं और दोनों का सीखने का तरीका, समझने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं अधिगम का, या किसी भी प्रोसेस का व्यक्तिवादी होना। ठीक है, तो अधिगम क्या है? व्यक्तिवादी है। इसीलिए तो एक बच्चा कैसे सीख रहा है? ब्लैक बोर्ड के थ्रू ही सीख जा रहा है, और दूसरा बच्चा कैसे सीख रहा है? हमारा दूसरा बच्चा एक्टिविटी के थ्रू सीख रहा है। इसीलिए दोनों बच्चों के सीखने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो क्वालिटी है वो कौन सी क्वालिटी को दिखाती है कि अधिगम जो है हमारा व्यक्तिवादी है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फ्रेंच भाषा सीखने के बाद इटालियन भाषा को सीखना अधिगम का कौन सा स्थानांतरण दिखलाता है? अब सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि फ्रेंच और इटालियन का क्या कोई कनेक्शन है, ये दोनों लैंग्वेजेस का, तो बिल्कुल है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और दूसरी भाषा आ जाती है जिसका फ्रेंच लैंग्वेज से बिल्कुल भी कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो हम फिर हमारा आंसर जो है चेंज हो जाता है। लेकिन हमें पहले देखना पड़ेगा कि इन दोनों चीज़ों में क्या हमारा कनेक्शन है। तो फ्रेंच और इटालियन जो है ये आपस में कुछ कुछ मिलती जुलती भाषाएं हैं। ठीक है, इटालियन फ्रेंच से बहुत ज़्यादा सिमिलर लैंग्वेज है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर हमने फ्रेंच भाषा को सीख लिया है तो इटालियन भाषा को सीखना कैसा हो जाएगा हमारे लिए? ईजी हो जाएगा। तो जब एक चीज़ का सीखना दूसरी चीज़ को सीखने में भी हमें हेल्प करता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रीति की माँ उसे पड़ोस में रहने वाले सोहन के बारे में बताती है, उसकी प्रशंसा करती है। ठीक है, प्रीति अपनी माँ की बातें सुनकर सोहन से आकर्षित होती है एवं स्वयं भी
यहाँ पे भी आ जाएगा। स्वयं भी सोहन का अनुकरण करने का ठानती है। ठीक है, सोहन प्रीति के लिए किस प्रकार का आदर्श है। अब ये मैंने आपको कराया था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियल्स हमने करे थे, कौन किस किस तरीके के होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं, रियल एग्जाम्पलरी होते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए, जब दो तरीके के आइडियल बताए थे ना मैंने, एक होता है सिंबॉलिक और एक होता है हमारा एग्जाम्पलरी या फिर रियल। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में। सिंबॉलिक तो होता है जब हम किसी को देख के खुद ही उसके सिंबल्स को एक्सेप्ट करके उसको मिमिक करने लग जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पलरी या फिर रियल क्या होता है, ये हमारे एक्चुअल लाइफ में होते हैं। रियल लाइफ में कोई हमें एग्जाम्पल देता है कि भैया देखो उसको, देखो इस तरीके से बनने की कोशिश करो। तो जो रियल लाइफ में हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं उनको हम एग्जाम्पलरी या फिर रियल आइडल या फिर वास्तविक आदर्श कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा वास्तविक आदर्श या फिर एग्जाम्पलरी आइडल। क्वेश्चन कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, 6 का आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के किस नियम के माध्यम से शक्तिशाली उद्दीपन तथा उपयोगिता में वृद्धि एवं किसी कमज़ोर उद्दीपन द्वारा उपयोगिता में कमी का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इस क्वेश्चन को समझिए। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, ये वाला प्रभाव का नियम था, तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था। ठीक है, ये प्रयत्न वाला तो ये तो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो 3 नियम उसने दिए थे, इन तीनों नियमों में से कुछ ना कुछ इसका एक कुछ ना कुछ इसका सिंबल था। अब जैसे मैंने आपको बताया था प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, इसको थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे वापस से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, तत्परता का नियम तो इजी है, बच्चा अगर रेडी है किसी काम को करने के लिए तो काम होगा, और अगर रेडी नहीं है किसी काम को करने के लिए तो वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ये तो कहता है तत्परता का नियम, यानी ये रेडीनेस वाला नियम। अब प्रभाव के नियम में देखते हैं। प्रभाव का नियम क्या कहता है, प्रभाव का नियम कहता है कि हमारा स्टिमुलस जितना ज़्यादा इंटेंस होगा, ठीक है, किसी काम को करने की हमारी एक्टिविटी जो है वो उतना ही बढ़ जाएगी। और अगर हमारा स्टिमुलस इंटेंस नहीं होगा, यानी इतना ज़्यादा हमारे लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा, तो एक्टिविटी जो है या हमारा जो एक्शन है वो भी डिक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, तो स्टिमुलस और एक्शन, इन दोनों का रिलेशन किस में था, प्रभाव के नियम में था। ठीक है, और अभ्यास का नियम हमारा क्या कहता है, अभ्यास का नियम कहता है कि हमारा अनुभव कैसा है। ठीक है, यानी हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, दुखद है या सुखद है। अगर दुखद अनुभव है तो हम उस चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे, और अगर सुखद अनुभव है तो हम उस चीज़ का अभ्यास करते रहेंगे। ठीक है, तो अभ्यास का नियम ये कहता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, उद्दीपन का पूछा है और किसी काम को करने का पूछा है कि भाई हम उस काम को करते रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला किस में हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा प्रभाव के नियम में। तो क्वेश्चन 7 का आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। प्रिया कक्षा में किसी भी गतिविधि को करते समय अपने विचारों का निर्माण नहीं कर पाती। बोलने से पूर्व वह अनेक प्रकार के प्रश्नों से घिर जाती है। वह किस प्रकार की छात्रा है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे। देखिए, सक्रिय छात्रा है, निष्क्रिय छात्रा है, प्रतिबिंबित छात्रा है, अंतर्मुखी छात्रा है। ठीक है, इसको समझिए कि एक बच्चा है, वो बिल्कुल भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अगर वो कुछ बोलना भी चाह रही है तो बोलने से पहले वो क्या प्रॉब्लम आ जा रही है, उसके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं कि भाई क्या मैं इसका आंसर कर पाऊँगी, या कैसे मैं इसके आंसर्स का सोल्यूशन कैसे दूँगी। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी आप उसके सामने आती है बच्ची के सामने, तो बच्ची उसको कर ही नहीं पाती है। तो किस तरीके का बोलेंगे, किस तरीके का स्टूडेंट ये माना जाएगा, तो ये माना जाएगा क्या सक्रिय माना जाएगा, आप खुद बताइए। बिल्कुल नहीं, सक्रिय नहीं माना जाएगा। निष्क्रिय छात्र, ठीक है, तो वो कैसी छात्रा मानी जाएगी, निष्क्रिय, क्योंकि कोई एक्टिविटी कर नहीं पा रही है और क्या हो जा रहा है, कोई भी क्वेश्चंस उसके सामने आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसके सॉल्यूशन पे जाने से पहले, बोलने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस उसके मन में आ जा रहे हैं कि भाई क्या मैं इस तरीके से बोल पाऊँगी, या क्या आंसर इसका मुझे देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा निष्क्रिय छात्रा। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। किसी पाठ योजना की पाठ्य वस्तु डैश पर आधारित होनी चाहिए। अब आप बताइए किस पर आधारित होनी चाहिए, जो हमारी पाठ्य वस्तु होती है वो किस पर आधारित होनी चाहिए, यानी जो हमारा कंटेंट है, हमारे जो हमारा लेसन प्लान है उसका जो कंटेंट है वो किस पर आधारित होता है। छात्रों की प्रतिक्रिया पर,
पूर्व कथित तर्कपूर्ण संरचना पर, पिछले पार्ट पर, छात्रों के परस्पर संबंध पर। जो कंटेंट है किसी भी लेसन प्लान का वो किस पे बेस्ड होता है? चलिए पहले इसको ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। क्या छात्रों का परस्पर संबंध, इससे कंटेंट पे कोई इफेक्ट पड़ता है? भाई स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या रिलेशनशिप है, उससे हमारे कंटेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भाई दो बच्चे आपस में अगर लड़ रहे हैं तो क्या टीचर अपनी पाठ्य योजना को या लेसन प्लान को चेंज कर देगी? नहीं चेंज करेगी ना। भाई लेसन प्लान का कंटेंट तो वही रहेगा, चाहे दो बच्चे लड़ाई करें या फिर दो बच्चे लड़ाई ना करें। ठीक है, फिर है पिछले पार्ट पर। क्या प्रीवियस चैप्टर पर नया एलपी बेस्ड होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। भाई पिछला लेसन अगर अलग है और आगे आने वाला लेसन अलग है तो जाहिर सी बात है उसका लेसन प्लान का कंटेंट पिछले पार्ट पर नहीं, जो करंट लेसन है उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज पूर्व कथित तर्कपूर्ण संरचना पर। मतलब उसके पूर्व कथित तर्कपूर्ण संरचना का मतलब क्या है कि ऐसा उसने स्ट्रक्चर बना लिया अपने दिमाग में कि वो मतलब बहुत ज़्यादा बायस्ड है किसी चीज़ को लेकर के। मतलब पहले से ही उसने प्री एजम्पशंस बना रखे हैं कि ऐसा ऐसा मेरे उसके दिमाग में है, किसी टीचर के दिमाग में है, और क्या उसके अकॉर्डिंग क्या उसकी लेसन प्लान का जो कंटेंट है वो चेंज हो सकता है? नहीं चेंज हो सकता। ठीक है, जो कंटेंट हमारा चेंज होता है वो चेंज होगा छात्रों की प्रतिक्रिया पर। अब इसको कैसे मैं समझाती हूँ अभी आपको, एक सेकेंड। छात्रों की प्रतिक्रिया का मतलब ये है कि छात्र या स्टूडेंट जो है किस तरीके से रिप्लाई करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई भी कंटेंट पढ़ा रही हूँ, मैंने कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में मुझे बताना है, अलग अलग तरीके की मिट्टियों के बारे में बताना है। ठीक है, अब बच्चों से मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, मैंने अपना लेसन प्लान बना लिया है। ठीक है, अब मैंने अपने कंटेंट में क्या करा, मैंने 5-6 टाइप की जो सॉइल्स होती हैं उनको मैंने इंक्लूड कर दिया और अब मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन पढ़ाते टाइम मुझे फील हो रहा है कि बच्चे उस तरीके से जैसे मैं सोच रही थी उस तरीके से तो बच्चे रिप्लाई कर ही नहीं रहे हैं, है ना। बच्चों की प्रतिक्रिया जो है उस तरीके की नहीं है जैसा मैंने अपने लेसन प्लान में सोचा था, या जो मैं कंटेंट को पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ाते टाइम मैंने जैसा सोचा था कि बच्चे ऐसा आंसर देंगे, ऐसा आंसर दे सकते हैं, वैसा तो आंसर दे नहीं पा रहे हैं। बच्चों की जो नॉलेज है वो उससे और ज़्यादा नीचे है। तो मैं क्या करूँगी, अपने कंटेंट को चेंज कर दूँगी। ठीक है, या अगर मुझे लगेगा कि भाई बच्चे जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बच्चे तो उससे ज़्यादा बच्चों को नॉलेज है। ठीक है, भाई जलोढ़ मिट्टी है, एल्यूवियल सॉइल है, इन सब के बारे में तो बच्चों को ऑलरेडी नॉलेज है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने कंटेंट को भी थोड़ा सा अपग्रेड कर दूँगी, बढ़ा दूँगी। ठीक है, इसीलिए लेसन प्लान का जो कंटेंट है वो किस पे बेस्ड होता है, हमारे छात्रों की प्रतिक्रिया पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है, कक्षा में किसी प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछने पर एक शिक्षक को भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर प्राप्त होते हैं, इसका क्या कारण है? ठीक है, क्लास में मान लीजिए कोई टीचर है, वो कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है और सारे क्वेश्चंस उसको क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो उसको अलग अलग मिल रहे हैं। कोई कुछ आंसर दे रहा है, कोई कुछ आंसर दे रहा है। ठीक है, तो क्या रीज़न हो सकता है कि भाई ये अलग अलग हैं? यह छात्रों की अपरिपक्वता, यानी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे मैच्योर नहीं हैं। छात्रों के अवबोधन स्तर में भिन्नता, यानी उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डिफरेंट है। छात्रों का प्रकरण के प्रति असजग होने, यानी छात्रों ने टॉपिक जो है वो अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, या छात्रों की नॉलेज या स्टूडेंट की नॉलेज। अब क्या रीज़न है कि भाई बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं किसी भी क्लास में? अगर मैं जाऊँ, मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया है, उसमें एक बच्चा अलग तरीके से आंसर दे रहा है, दूसरा बच्चा अलग तरीके से आंसर दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल लें, अगर खरगोश और कछुए की स्टोरी मैंने बच्चे को समझा दी और उनको सुना दिया, और अब मैं बच्चे से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बताओ बच्चा कि जो खरगोश और कछुए की स्टोरी में आपको कौन अच्छा लगा? ठीक है, तो मान लीजिए एक बच्चा बोलता है वो मुझे तो कछुआ अच्छा लगा क्योंकि कछुए ने रेस जो है जीत ली। अब मैं दूसरे बच्चे से पूछूं तो दूसरा बच्चा कह रहा है कि भाई मुझे तो खरगोश अच्छा लगा मैम, क्योंकि खरगोश ने अपनी नींद पूरी कर ली, वो थक गया था तो उसने अपनी नींद पूरी कर ली, है ना। तो अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं? ये मेरे पास एक नहीं, एक कुछ और आंसर दिया, दूसरे ने कुछ और आंसर दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि दूसरे का आंसर गलत है या एक का सही है दूसरे का गलत है। अब अलग अलग आंसर आने का रीज़न क्या है कि बच्चों ने उस स्टोरी को किस तरीके से समझा है। किसी की अंडरस्टैंडिंग किस पे बेस्ड थी कि भाई जीतना इंपॉर्टेंट है, और दूसरे की अंडरस्टैंडिंग किस पे बेस्ड थी कि नहीं भाई जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने अपनी नींद पूरी कर ली। वही उसको नींद आ रही थी, उसने अपनी नींद को पूरी कर ली, अपनी बॉडी की उसने सुनी।
तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी अवबोधन स्तर दोनों का अलग अलग था। इसीलिए बच्चों के जो आंसर्स होते हैं ना वो भी कई बार अलग अलग आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भाई बच्चे इतने मैच्योर, ये इतना मैच्योर ही नहीं है कि ये समझ पाएगा इस टॉपिक को, या हम क्या सोचते हैं कि नहीं ये बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जब भी आप पढ़ा रहे हो थोड़ा बहुत तो बच्चे के कानों में जाती हैं चीज़ें, थोड़ा बहुत तो वो सुनेगा। तो बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स हमारे, वो टॉपिक को पढ़ते भी हैं, मैच्योर भी इतने होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है दो बच्चों का। इसीलिए दोनों बच्चे क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो एक जैसा आंसर नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है शिक्षक चाहता है कि छात्र कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करे एवं अपनी अपनी प्रतिभा को उजागर करे। इसके लिए वह किस चीज़ का प्रयोग करेगा? ठीक है, एक टीचर है वो क्या बोल रहा है, वो चाहता है कि भाई मेरे स्टूडेंट क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, और वो किस तरीके की के रीइंफोर्समेंट या किस चीज़ का वो यूज़ करेगा। पहला आ जाता है सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, वो पनिशमेंट देगा या फिर कोई अवार्ड वगैरह देगा। अब बताइए, हमें जो बिहेवियर है उसको रिपीट करवाना है। ठीक है, अब रिपीट करवाने के लिए हम या तो रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करेंगे या फिर किसी इनाम का प्रयोग करेंगे। भाई इसमें दंड में यानी पनिशमेंट में तो क्या हो जाता है, हम बिहेवियर को हटाना चाहते हैं ना, बिहेवियर हम चाहते हैं बिहेवियर रिपीट ना करें। लेकिन वो कह रहा है कि अच्छा प्रदर्शन करवाना चाहते हैं क्लास में। तो अगर अच्छा प्रदर्शन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या चाह रहे हैं कि बच्चों का जो कोई एक अच्छा बिहेवियर है वो रिपीट होता रहे। तो किसी भी बिहेवियर को रिपीट करने के लिए हम या तो इन्फोर्समेंट्स की तरफ जाते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को इनाम वगैरह दे सकते हैं। तो अब आप बताइए इसमें सबसे बेस्ट क्या होगा? भाई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कोई लिंक नहीं बन रहा है, कुछ चीज़ें यहाँ से कुछ हटा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो नहीं हो सकता। अब आ जाता है हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और ये इनाम। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम बच्चों के जो बिहेवियर है उसको हम कंटिन्यूसली बढ़ाते रहेंगे? किस वजह से बढ़ता रहेगा? भाई उनको बच्चों को अवार्ड भी दे सकते हैं ना, बार बार अगर आप अवार्ड देते रहेंगे तो भी उनका बिहेवियर मतलब कंटिन्यू रहेगा। और अगर पॉजिटिव रीइंफोर्स करेंगे बच्चों को तो भी उनका बिहेवियर सेम जैसा बना है उसको बनता ही चला जाएगा। तो दोनों में से क्या ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? आप दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज करके सोचिए, फिर आप आगे बढ़ना। देखिए, जो हमारा इनाम होता है, ठीक है, या अवार्ड या कोई भी इस तरीके का, ये आ जाता है हमारी बाह्य प्रेरणा, है ना, एक्सटर्नल इंस्पिरेशंस होती हैं। तो अब आप बताइए किसी बच्चे को बार बार अवार्ड, कितनी बार आप बच्चे को अवार्ड देंगे अगर आपको उसका बिहेवियर मतलब कंटिन्यू करवाना है? तो अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और अवार्ड में से अगर हमें किसी एक चीज़ को चुनना हो इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम सकारात्मक पुनर्बलन की तरफ जाएंगे। सकारात्मक पुनर्बलन में हमारा वर्बल जो हमारे स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी काम करती हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं हम बच्चों को गिफ्ट वगैरह ही दे करके उनका बिहेवियर को कंटिन्यू करवाते रहें। हम वर्बल स्टेटमेंट्स दे करके, वर्बल रीइंफोर्समेंट्स दे करके भी उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू उनके बिहेवियर को कंटिन्यूशन में डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनाम और पुरस्कार को हम बहुत लॉन्ग रन के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि इससे क्या होगा, बच्चा लालची हो जाएगा। अगर बार बार हम बच्चे को कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ देते रहेंगे तो आप खुद सोचिए बच्चों के मन में फिर क्या रहेगा, फिर वो सीखने की इच्छा नहीं रहेगी। बच्चों के दिमाग में रहेगा कि अरे भाई हमें तो चॉकलेट मिल जाती है, हमें तो टॉफ़ी मिल जाती है, मैम तो ऐसे गिफ्ट दे देती हैं, चलो हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बहुत लॉन्ग रन के लिए इनाम और पुरस्कार इतना हेल्पफुल नहीं होता जितना हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। मिस रीता अपने छात्रों को आत्म संयम सिखाना चाहती है। पिछली कक्षा में की गई शरारतों के चलते उन्होंने छात्रों को सबक सिखाने के लिए, ठीक है, इस टर्म को समझिएगा, सबक सिखाने के लिए उनका गेम्स का पीरियड रद्द कर दिया। ये किस तरीके का उदाहरण है? अब बच्चों का हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को सबक सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं? कि बच्चे शरारत ना करें। ठीक है, बच्चे शरारत ना करें, शरारत को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी बिहेवियर को हम
क्या कर रहे हैं, किसी बिहेवियर को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उस बिहेवियर को कंटिन्यूशन में नहीं डालना चाह रहे हैं। कोई बिहेवियर हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, यानी बच्चों का जो शरारती बिहेवियर है उसको हमें ख़त्म करना है। तो अब ख़त्म करना, अगर हमें किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, किस चीज़ की तरफ जाते हैं हम? अगर हमें कोई बिहेवियर है उस बिहेवियर को कंटिन्यूशन में डालना है तब तो हम रीइंफोर्समेंट्स की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी का बिहेवियर हटाना है, ठीक है, तो हम किस चीज़ की तरफ जाएंगे? ये जो उसने गेम्स का पीरियड हटा दिया, ये किस तरीके का वो है? अब कई बच्चे बोलेंगे कि मैम ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं हो सकता, ठीक है। गेम्स पीरियड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कब होता है? जब कोई बेकार चीज़, मान लो कोई चीज़ मैं सीखना चाह रही हूँ कोई चीज़, और कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे सीखने में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, तो मैंने उस चीज़ को, जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, अगर मैं उस चीज़ को हटा देती हूँ तो वो मेरा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा, ठीक है। और गेम्स पीरियड तो ये बच्चों के लिए तो ये अच्छी चीज़ है ना, बच्चों को तो गेम्स पीरियड अच्छा लगता है, और उनका गेम्स पीरियड ही हटा दिया तो ये क्या है, एक तरीके का कि ये पनिशमेंट होगी, ठीक है, ये एक तरीके की पनिशमेंट होगी। हमें क्या करना है, उनकी शरारतें जो है बच्चों की, जो ये है, ये जो मिस्चीवियस बिहेवियर है, उस चीज़ को हमें ख़त्म करना है, यानी उसके बिहेवियर को तोड़ना है। अब बिहेवियर को कम करने के लिए हम पनिशमेंट का सहारा लेते हैं, ना कि रीइंफोर्समेंट का। रीइंफोर्समेंट का सहारा कहाँ लिया जाता है? जहाँ पे हमें चीज़ों को कंटिन्यूशन में डालना हो, बिहेवियर को बढ़ाना हो, लेकिन हमें यहाँ बिहेवियर को घटाना है, तो घटाने के लिए हम पनिशमेंट का सहारा लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से आता है, और रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, इसमें बच्चे कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और आंसर उनको आते आते गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का डिफरेंस आपको, मैंने 2-3 क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। एक विद्यालय के प्राचार्य कमज़ोर छात्रों को स्कूल के बाद रोकते हैं और छात्रों को एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए बाधित करते हैं, ठीक है। एक प्रिंसिपल है, वो बोल रहा है कि नहीं भाई, जितने भी हमारे लेट ब्लूमर्स हैं वो क्लास के बाद रुकेंगे और उनके हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, ठीक है। लेकिन उनकी विषय अध्यापिका मिस जानवी छात्रों से वादा करती है कि यदि वे संप्रत्य को आज ही कक्षा में समझ लेंगे तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन उनकी जो क्लास टीचर है वो क्या कह रही है कि नहीं बेटा, अगर आप लोग इस टॉपिक को आज ही क्लास में ही इस चीज़ को कंप्लीट करके समझ लोगे, याद कर लोगे, तो तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास में बंद करवा दूंगी। तो मिस जानवी किसका प्रयोग कर रही हैं, ठीक है, यानी बच्चों को टाइमली घर जाना अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन उनके प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई, इनको एक्स्ट्रा क्लास दो। तो एक्स्ट्रा क्लास बच्चों के लिए क्या हो गया, एक तरीके का बर्डन ही तो हो गया, अब वो टाइम से घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनकी टीचर क्या कह रही है कि नहीं भाई, ये जो तुम्हारा बर्डन है ना, ये मैं कम करवा दूंगी, यानी ये मैं हटवा दूंगी अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली। अब क्या है, मतलब टीचर चाह रही है कि बच्चों का बिहेवियर बढ़े। किस चीज़ में बढ़े, कि बच्चे क्लास में ही जो है सारी चीज़ें सीख लें और जल्दी से उसको लर्न कर लें। इसके लिए वो क्या कर रही हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस, यानी बेकार चीज़ को हटा दे रही हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस बेकार नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों के लिए वो इतना जो है प्लेजरेबल चीज़ नहीं है, तो क्या कर रही है, वो जो उनके लिए प्लेजरेबल नहीं है, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उसने वो एक्स्ट्रा क्लासेस को ही हटा दिया। तो प्लेजरेबल चीज़ को हटा देना और इसकी वजह से हमारा बिहेवियर बढ़ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, ये अनप्लेजरेबल चीज़ है। ये एक्स्ट्रा क्लासेस जो है ये क्या है, अच्छी चीज़ थोड़ी है बच्चों के लिए, बच्चों को तो ये अनप्लीजेंट लगेगा। तो अनप्लीजेंट चीज़ को हटा देना, किस चीज़ के लिए, बिहेवियर को बढ़ाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने कराए, क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं और लैंग्वेज थोड़ी इस तरीके की होती है, तो बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पाता, क्रैक नहीं कर पाता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, पनिशमेंट क्या है, अवॉर्ड क्या है, और हमारा ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में है, यदि किसी शिक्षक को किसी निश्चित समय अवधि में कोई कोर्स पूरा करना है तो वे किस उपागम को वरीयता देगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर भाई मेरे पास टाइम कम है और मैं चाहती हूँ मेरा कोर्स जो है टाइमली कंप्लीट हो जाए, तो मैं सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच को लूँगी, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को लूँगी, ठीक है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच को लूँगी, या फिर मैं दक्षता केंद्रित उपागम, ठीक है, इसको लूँगी, एबिलिटी सेंटर्ड अप्रोच को लूँगी। किस चीज़ को मैं लूँगी, या इसको कॉम्पिटेंसी सेंटर्ड अप्रोच भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं बच्चों को जो हमारा सब्जेक्ट है उसी पे बहुत सारी नॉलेज देती रहूँगी, या मैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच के साथ जाऊँगी, या मैं लर्नर को वरीयता दूँगी उस टाइम पे।
आप दिमाग लगाइए। टीचर सेंटर्ड, मैंने क्या बताया था आप लोग को कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है, टीचर हमें इंस्ट्रक्शंस देता है और क्या करता है, जैसे जैसा वो बताता रहता है बच्चे वैसा वैसा नोट करते रहते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, कम टाइम में टीचर बहुत ज़्यादा कंटेंट को कवर करा देता है ना। मैंने आपको ईवीएस का एग्जांपल लेके बताया था कि ईवीएस की जो प्रीवियस बुक्स थी उसमें बहुत सारे ज़्यादा चैप्टर्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती थी, लास्ट में ना कोर्स पूरा कराने का वो ही नहीं मिलता था, टाइम ही नहीं मिलता था। तो टीचर अक्सर क्या करते हैं, ऐसे में थीम बेस्ड उस पर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि एक थीम उठा ली और टीचर उस पर लेक्चर दे देता है और बच्चे उसको समझ लेते हैं। मैं बड़ी क्लासेस की बात कर रही हूँ, 4th 5th की, ठीक है। तो वो कौन सी हम अप्रोच को ले सकते हैं अगर हमें टाइमली कोई चीज़ पूरा करानी है, वो है शिक्षक केंद्रित उपागम, यानी टीचर सेंटर्ड अप्रोच की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है DSSB के एग्ज़ाम में। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी, अब मैंने लैंग्वेज थोड़ी सी इसमें और चेंज कर दी है। अब इसको आप समझिए। किसी कुशल नहीं आएगा यहाँ पे आएगा कार्य में। अच्छा, किसी कार्य में किसी व्यक्ति विशेष ने दक्षता हासिल कर ली है, कुशल की जगह यहाँ पे कार्य आएगा, ठीक है। किसी कार्य में किसी व्यक्ति विशेष ने दक्षता हासिल कर ली है, ठीक है। इसका आकलन कितनी प्रतिशतता के आधार पर किया जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि कोई पर्सन है, हम कब मानेंगे कि भाई उस इंसान ने कोई दक्षता या कोई एबिलिटी, कोई कॉम्पिटेंसी उसकी डेवलप हो गई है। बताइए हम कब मान लेंगे कि भाई उसकी ये कॉम्पिटेंसी प्रॉपरली डेवलप हो गई है। जैसे एग्ज़ाम हॉल में होता है ना, एग्ज़ाम में क्या होता है भाई 33% मार्क्स ले आओ, है ना। अगर 33% मार्क्स आपके आ गए तो आप पास माने जाओगे, ये तो पास होने का क्राइटेरिया है। लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि किसी पर्सन की, किसी स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी डेवलप हो चुकी है, तो हम क्या माने कि इतना परसेंट अगर बच्चा अचीव कर लेता है, स्कोर कर लेता है, तो भाई वो कॉम्पिटेंसी उसकी कंप्लीट हो गई है। कैसे मानेंगे, किस परसेंटेज पे मानेंगे कि अगर बच्चा 50% अचीव कर ले, 60% अचीव कर ले, 70% या 80%, कितनी परसेंटेज पे हम बच्चे को उस कॉम्पिटेंसी में निपुण यानी दक्ष मान लेंगे। तो इसका आंसर है 80%। हाँ जी, आपको अजीब लग रहा होगा सुन के कि 80% अगर नहीं आ पाते हैं तो क्या कॉम्पिटेंसी में वो कुशल नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इसलिए अब आजकल तो ये कि 70% तक का टारगेट दिया जाता है, जो भी MCQ क्विज़ वगैरह जो कुछ होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये देखना है एक्चुअल में कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में अगर हमें ये चेक करना है कि कॉम्पिटेंसी उसकी डेवलप हो गई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए हम कितनी परसेंटेज पे जाएंगे, हम 80%, यानी 80% अगर उसने स्कोर किया है या 80% का वो आंसर दे पाता है, तो हम मानेंगे कि भाई उसकी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है, ठीक है। चलिए, यानी टीचर सेंटर्ड अप्रोच अगर कोई अपना रहा है तो ये इनमें से कौन कौन सी चीज़ें वो नहीं करेगा, ठीक है। अध्यापक केंद्रित उपागम, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच। अब पहला क्या है, अध्यापक उच्चारित कर रहा है तथा विद्यार्थी उसे लिख रहा है, क्या ऐसा होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच में? बिल्कुल होता है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं वाला ढूंढना है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में बिल्कुल होता है, बट टीचर बोलता रहता है और स्टूडेंट उसको लिखता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, विद्यार्थी समूह में क्ले एवं कागज़ का उपयोग करके विभिन्न मॉडल तैयार कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, यानी ग्रुप बना रखा है बच्चों ने और एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं। क्या टीचर सेंटर्ड अप्रोच में ये होता है? आप लोग सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या टीचर सेंटर्ड अप्रोच अगर चल रही है तो क्या इसमें कोई एक्टिविटी या ग्रुप वगैरह या क्ले मॉडलिंग या पेपर कटिंग से इस तरीके का क्या टीचर कुछ कराएगा? सोचिए, नहीं कराएगा, है ना, ये नहीं होता। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है, टीचर इंस्ट्रक्टर होता है और बच्चे क्या होते हैं, फॉलोअर होते हैं। बच्चे सिर्फ फॉलो करते हैं, ठीक है, बच्चे एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करते, तो ये वाला नहीं होगा। अब थर्ड क्या कह रहा है, विद्यार्थी मैदान में मास ड्रिल कर रहे हैं। अब मास ड्रिल कैसे होती है? पीटी वगैरह अगर आपने देखी होगी तो पीटी वगैरह कैसे कैसे करवाई जाती है, आप, है ना, सामने से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या चाहे टीचर हो चाहे वॉलंटियर्स हो, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं और बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। तो मास ड्रिल क्या है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है।
तो वो कह रहा है टीचर सेंटर्ड अप्रोच में या अध्यापक केंद्रित उपागम में क्या क्या चीज़ें नहीं होती है। तो पहला तो होता है, ये थर्ड वाला भी होता है, ये वाला नहीं होता, तो हमारा आंसर केवल 2 है ना, नहीं वाला पूछा है तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापक केंद्रित उपागम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच को दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट, कक्षा के लिए प्रस्तावित कोर्स समय पर पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये सीखा है कि भाई लिमिटेड टाइम में अगर हमें कोई कोर्स कंप्लीट कराना है तो हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब विद्यार्थी पढ़ने की समुचित योग्यता विकसित कर रहे हैं। अब आप बताइए, क्या ये हो सकता है? पढ़ने की समुचित योग्यता मतलब सारी ही कॉम्पिटेंसीज उनमें डेवलप हो रही है। क्या टीचर सेंटर्ड अप्रोच के थ्रू हम सारी कॉम्पिटेंसी या योग्यता उनमें डेवलप करा सकते हैं? नहीं करा सकते। ठीक है, रीडिंग की सारी ही हमें अगर कॉम्पिटेंसी लेके चलनी है तो क्या हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच से कैसे कंप्लीट करा पाएंगे? भाई टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं। तो अगर सारी ही कॉम्पिटेंसी हमें डेवलप करानी है तो हमें टीचर सेंटर्ड ना लेकर के हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड क्या कह रहा है? इस उपागम में पढ़ाए गए विद्यार्थी अच्छे अनुशासन में रहते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अगर हम अपनाते हैं, प्ले वे मेथड हो गया या इस तरीके का कोई मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड या कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव टीचिंग, इस तरीके से हो जाता है ना, तो कई बार क्या होता है क्लास में केओस हो जाता है ना, बच्चे शोर मचाने लगते हैं। लेकिन इधर टीचर अगर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, टीचर पढ़ा रहा है और अपना बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं, तो इस टाइप में क्या होता है, इस तरीके के इन्वायरमेंट में बच्चे अनुशासन में रहते हैं, यानी डिसिप्लिन में रहते हैं। ठीक है, तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच का कौन कौन सी 2 चीज़ें हो गई? एक तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा और एक ये थर्ड वाला हो गया। ठीक है, एक तो कोर्स कंप्लीट हो जाता है और स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में रहते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी हमारा ये सी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन विषय केंद्रित उपागम के लिए उपयुक्त है? विषय केंद्रित है ना, सब्जेक्ट सेंटर्ड या सब्जेक्ट कंटेंट सेंटर्ड, इसको ऐसे समझिए। अब आप मुझे बताएंगे, कक्षा में शिक्षक पाठ्य पुस्तक का मुश्किल से उपयोग करता है। अरे भाई सब्जेक्ट सेंटर्ड है तो भाई वो सब्जेक्ट की बुक का तो यूज़ करेगा ही, जाहिर सी बात है। तो ये तो गलत हो जाएगा। उपयुक्त वाला पूछ रहा है, कौन सा उपयुक्त है, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, जो हमारा कंटेंट बेस्ड अप्रोच होती है या सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच होती है, इसमें क्या होता है, जो हमने बुक से करा दिया बुक को ही मेन मानते हैं और बुक के क्वेश्चंस लास्ट में सॉल्व करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला ठीक है। फिर है, पाठ्य पुस्तक को अधिगम का मुख्य स्रोत माना जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये भी है, बिल्कुल सही है। और फोर्थ है, वास्तविक जीवन से संबंधित अनुभवों पर बल दिया जाता है। ये वाला नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक जीवन से यानी उनकी एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड एज सच कोई एग्जाम्पल्स या एक्सपीरियंसेस उनको नहीं बताए जाते हैं। सारा सोर्स क्या मान लिया जाता है कि भाई बुक ही मेन है, बुक में जितना जो लिखा है बस उतना ही पढ़ा दो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, यानी हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से, अधिकांश अध्यापक विद्यार्थी केंद्रित उपागम का अनुसरण क्यों नहीं करते? यानी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को मेनली टीचर्स क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते, क्यों नहीं अपना पाते, इसका क्या रीज़न है? ठीक है, तो 3 उन्होंने ये दिए हैं, पढ़ते हैं इनको एक करके। कक्षा में इस उपागम का उपयोग करने के लिए उनके पास आवश्यक ज्ञान और कक्षा संचालन के लिए योजना बनाने के लिए कौशल योग्यताओं का अभाव होता है। क्या टीचर के पास योग्यता का अभाव है? मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड टीचर्स नहीं है, यानी टीचर्स को उतनी ट्रेनिंग उतने अच्छे तरीके से नहीं मिली हुई, इसीलिए तो अब आप पढ़ेंगे एनईपी में क्या करा गया है, टीचर्स के लिए 50 आवर्स के उनको 50 आवर्स फिक्स कर दिए गए कि इतने आवर्स उनको प्रोफेशनली कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा। तो ये क्यों फिक्स करे गए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके की डिमांड आज की सोसाइटी में एजुकेशन की है, उस तरीके के ट्रेंड टीचर्स आजकल नहीं है। तो इसीलिए जो है ये 50 आवर्स का ये कंटिन्यूस प्रोग्राम ऐसा रखा गया है कि 50 घंटे एक सेशन में आपको देने ही देने हैं, कुछ ना कुछ स्कूल आवर्स से अलग आपको कुछ सीखना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये ठीक है, ये पहला वाला ठीक है कि भाई
लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की तरफ टीचर जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। उसका एक रीज़न ये भी है कि भाई इतनी ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। हम सोचते तो हैं क्लास में जा कर के कि भाई हाँ आज हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच से पढ़ाएंगे, बट जब एक्चुअल में पढ़ाने को आते हैं तो देखो भाई क्लास में हर तरीके का बच्चा है, तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कई बार वहाँ पे हमारी बेकार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वे परंपरागत उपागम की आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि भाई जैसा वो ट्रेडिशनली पढ़ाते आ रहे हैं वो नहीं चाहते कि भाई मैं ट्रेडिशनल तरीका को छोड़ूं। क्या ये है? नहीं, ये नहीं होगा। भाई ट्रेडिशनली जो हमारे मेथड्स हैं उनको, ऐसा नहीं है कि टीचर छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। बस क्या है उनको छोड़े कैसे। अगर हम ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हमारे हैं उनको अगर हम छोड़ देंगे तो न्यू मेथड्स को अगर हम लेके आएंगे तो उनको लाने का तरीका यानी ट्रेनिंग नहीं है। तो फर्स्ट वाला हमारा ठीक हो जाएगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी केंद्रित उपागम का अनुसरण करना कठिन है। बिल्कुल सही बात है भाई, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को अप्लाई करना ही तो डिफ़िकल्ट है। भाई सोच के तो सभी जाते हैं ना कि हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच से पढ़ाएंगे, लेकिन जब उसको अप्लाई करने पे आते हैं तब हमें डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट और थर्ड हमारा सही हो जाएगा, इसीलिए हमारा सी हमारा ठीक रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज इसका लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए इसमें हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं, तो 20 मैं इस वीडियो में करा दूंगी और बाकी के 20 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस वीडियो का। वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दक्षता आधारित उपागम की विशेषता नहीं है, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की ये एक क्वालिटी नहीं है। नहीं पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट है, विद्यार्थी गुणांक टेबल के चार्ट का अभ्यास कर रहे हैं। मतलब जो टेबल लिखी हुई है एक चार्ट पेपर पर और बच्चे उसको रिवाइज करते जा रहे हैं, तो क्या ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग या कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच का एक एग्जाम्पल है? आप सोचिए, क्या ये एक एग्जाम्पल होगा? नहीं होगा, है ना। बार बार किसी चीज़ को देख रहे हैं और उसको बस हम याद करते जा रहे हैं, रट रहे हैं, तो ये तो हमारा कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड नहीं है। कोई कॉम्पिटेंसी इसमें डेवलप नहीं हो रही, सिर्फ मेमोराइजेशन हो रहा है, रोट लर्निंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विद्यार्थी अपनी गति से अधिक, ये यहाँ पे अधिगम होगा। ठीक है, अधिगम, व्यक्तिगत विद्यार्थी अपनी गति से अधिगम कर रहा है, यानी जो स्टूडेंट है वो अपनी ही स्पीड से लर्न कर रहा है। तो क्या ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच का एक क्वालिटी है? बिल्कुल है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच जो होती है उसमें क्या होता है, हम बच्चे की कॉम्पिटेंसी को डेवलप कराना चाहते हैं। तो हर बच्चे के हम क्या चाहेंगे कि हर बच्चे में अगर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो तो हम हर बच्चे के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अगर एक बच्चे में कॉम्पिटेंसी डेवलप हो गई तो हम उसको उस कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड कोई दूसरा काम दे देंगे, और दूसरे बच्चे की अगर कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे के साथ आएंगे और उस बच्चे की वो कॉम्पिटेंसी डेवलप कराएंगे। इसका क्या मतलब है, हर बच्चा अपनी अपनी स्पीड से सीखेगा, कोई जल्दी सीख लेगा, कोई देर से सीखेगा, पर सीखेगा ज़रूर। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच का ये एक क्वालिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वे समूह में अपने सहपाठियों से सहायता ले रहे हैं। भाई ग्रुप बना करके वो अपने उससे जो हमारे इनके जो दोस्त वगैरह हैं उससे वो हेल्प लेते हैं। क्या ऐसा होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच में? बिल्कुल होता है। ठीक है, बस रोट लर्निंग ये वाला नहीं होगा, बाकी ये दोनों तो हमारे ठीक है। ठीक है, ग्रुप बना करके भी कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हम मिक्स्ड ग्रुप बनाते हैं, कोई एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चा हो जाता है, फिर उसके साथ हम थोड़े से वीक बच्चे को बिठा देते हैं। ठीक है, कि चलो बेटा अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये दूसरे इसको समझा दो। तो कई बार ऐसा होता है, तो ग्रुप बना करके भी हम ये इस अप्रोच की यानी दक्षता आधारित उपागम यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड सही है, वो पूछ रहा है नहीं है, कौन सी नहीं है? सेकंड नहीं है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, केवल बी। ठीक है, तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो एक बार आप इनको दोबारा से देखिए, समझिए। ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड फॉर्म में है। ठीक है, और आपको ये हेल्प करेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो वीडियो लंबा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो अब बाकी के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।